दगडूला ये पॉइंट को सर भाई ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और एक क्वेश्चन किया था हमने एक बार वही किया था हम लोग। ठीक है चल करेक्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल में दिया तो निकाल मॉडल निकाल पेज नंबर 148 ओपन करो बेटा पेज 148 किया सब लोगों ने बेटा ओके क्वेश्चन है an electric dipole of moment p vector is at the origin 0, 0, 0. The electric field due to this dipole at r vector I plus 3 plus 5k. Note that r vector dot p vector is 0. Is parallel to okay. कौन बता सकता है वो कैसे सॉल्व करना है? दोनों 90 डिग्री पे जो मैंने इक्वेटर वाला किया कि एंटी पैरेलल होता है। ओके सबसे पहले क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है दैट r वेक्टर डॉट p वेक्टर इज 0। इसका मतलब है कि दोनों के बीच का जो थीटा है और थीटा 90 मतलब e इक्वेटर का फॉर्मूला होगा और l पर द फॉर्मूला द आंसर इज kp by r3। यस उसके बाद मैंने तो सीधा थियरी लगाया कि एंटी पैरेलल हां तो p वेक्टर के कोसेस माइनस कर दीजिए। ओके तो बेसिकली उसने बोला क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू नहीं पूछी है क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी वजह से पैरेलल खींचना होगा है ना और इक्वेटर पे सबको पता हो इक्वेटर पे क्या होगा द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट अगर -I - 3j + 2k है तो उसका नेगेटिव मतलब I + 3j - 2k याद रखो। डाइपोल बहुत छोटा है तो उसको इक्वेटर पे ले सकते हैं ना वरना अगर बड़ा होता तो फिर मिड पॉइंट नहीं बोल सकते फिर नहीं लेना। ठीक है सबको समझा रही मैडम? यस और कोई डाउट बेटा? बोलो बेटा पेज नंबर 155
155 is question number 85. Okay. चलिए आप लोग page 155 question 85. बराबर? चल एक बार क्वेश्चन पढ़ो. Yes, आप ही लास्ट टाइम नहीं क्वेश्चन पढ़ो बेटा. Infinite sheet charge and infinite line charge of respective charge densities plus when plus lambda placed parallel at 5 meter distance of each other. Points P and Q are at 3 by 5 meter and 4 by 5 meter perpendicular distances from line charge towards sheet charge respectively. EP and EQ are the magnitudes of resultant electric field densities at point P and Q respectively. If EP by EQ is equal to 4 by 8 or 2 sigma is equal to lambda, then the value of A is that. Okay. पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है ना उसका डायग्राम हमें विजुअलाइज होना चाहिए. अगर डायग्राम विजुअलाइज हो तो क्या दिक्कत नहीं. हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है एक बार चेक करो. ये है बस सेम इनफाइनाइट शीट एंड इनफाइनाइट लाइन चार्ज. दोनों की चार्ज डेंसिटी दी है. दे आर प्लेस्ड पैरेलल एट 5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. अच्छा दोनों को पैरेलल रखा है. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 5 मीटर. ऐसा अज्यूम कर सकते हैं. मान लो कि ये आपका इनफाइनाइट और ये आपका लाइन चार्ज. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 5 मीटर. ये सही है. अच्छा और क्या बोला. पॉइंट P and Q are at 3 by 5 and 4 by 5 meter perpendicular distance from line charge towards sheet charge respectively. इसका मतलब क्या हुआ. Can you tell me इस लाइन का मतलब. लाइन चार्ज है लाइन चार्ज से टुवर्ड्स शीट चार्ज मतलब ऐसा. एक पॉइंट आई थिंक P है और दूसरा कौन सा Q. अच्छा P का डिस्टेंस कितना दिया है 3 by 5. सो दिस इज 3 by 5 और ये क्या है 4 by 5. ओके ये क्लियर है. ठीक है. और क्या ये लोग बोल रहे हैं EP and EQ are the magnitude of resultant field. हम लोग को क्या फाइंड करना है बेटा. EP upon EQ की वैल्यू फाइंड करनी है जिसको इक्वेट करना पड़ेगा 4 by 8 से. अच्छा सबसे पहले क्योंकि लाइन चार्ज है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आपको समझना है. इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन ऐसा होगा और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन ऐसा होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो है ना दोनों रिपेल करेंगे. तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ EP is going to be magnitude of subtraction करके सिंपल. अच्छा इसकी वजह से फॉर्मूला क्या यूज करोगे. सिग्मा बाय 2 या सिग्मा बाय एप्सिलॉन. तो मुझे लिखना चाहिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन माइनस 2a लैम्डा बाय r. ताकि मुझे निकालना चाहिए 2a लैम्डा बाय r 3 by 5. ये सही है. उसको डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ q के साथ. तो वापस सेम आएगा सिग्मा बाय क्या 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्या होगा 2a लैम्डा बाय 4 by 5. और आई थिंक दे आर गिवन लैम्डा को क्या लिया हुआ है 2 सिग्मा कर सकते हैं. तो लैम्डा की जगह पे 2 सिग्मा डालते हैं. चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो ऊपर हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस. अच्छा a के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करें 1 by 4 एप्सिलॉन. एक्चुअली में इसमें लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट r will be better. So we can substitute लैम्डा बाय 2 by एप्सिलॉन नॉट r ये हो जाएगा 5 by 3 और लैम्डा की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना 2 सिग्मा. तो मेरा यहाँ पे सेम करते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन माइनस 2 सिग्मा बाय 2 by 0 into 5 by 4. क्या कैंसिल हो रहा है चेक करो. सो 2 2 5 5 2 2 5 5 5
sigma by epsilon कॉमन naught सिग्मा lambda बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर्म ऊपर आगे बचता है 1/2 माइनस 1/2 यहाँ पे 1/2 आगे ऊपर 1/6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 आगे क्या हो जाएगा 4/6 किसके साथ इक्वेट करने को बोल रहे हो 4/6 एक ही वैल्यू समझ गया सही है और कोई डाउट पेज नंबर 122 पे जाओ बेटा ये मैं आपको करवाऊंगा बट थोड़े टाइम बाद मैं बोला था अच्छा इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है इसमें ऐसे जब थोड़ा नॉलेज ज्यादा चाहिए क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 122 पे जाओ सारे कौन पे तो वहां पे उन्होंने देखो क्वेश्चन नंबर 25 में E इक्वल टू क्या दिया E नॉट sin ओमेगा t मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दी है जो साइनसॉइडल वेरी करनी साइन वेव में वेरी करनी और फिर क्वेश्चन क्या पूछा इट विल परफॉर्म क्या SHM ऑफ द एम्पलीट्यूड तो मैंने बताया इसमें थोड़ा दिक्कत ये है मतलब वी कैन डू इट बट थोड़ा सा क्या बताऊं मैं इसको जैसे इसमें क्या करना पड़ेगा अगर करना है तो देखो हम जनरली फोर्स को इक्वेट करते हैं बराबर फोर्स हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे सही है ना तो यहाँ पे बोला है कि पार्टिकल ऑफ मास चार्ज क्यू है तो कैपिटल क्यू लेते हैं अच्छा E की वैल्यू कितनी दी गई है कैपिटल यस तो कितना दिया होगा इनटू E नॉट फिर क्या होगा सब तो समझ में आ रहा अच्छा उसके बाद x व्हाट इज दैट फोर्स तो क्या फोर्स को हम लिख सकते हैं इट इज m इक्वल सही बात है तो कितना हो जाएगा q e नॉट नेक्स्ट क्या sin ओमेगा इसको नीचे लेके आ सकते हैं तो a कितना हो जाएगा बोल बेटा q e नॉट बाय m into sin ओमेगा अच्छा सबको समझ में आ रहा है क्या किया अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको a मिला which is acceleration सबको समझा is equal to some constant into sin omega बता गया that means what is the value of a maximum तो उसमें ये तो 1 हो रहा है तो a maximum कितना हो जाएगा q e नॉट बाय m सबको समझाइए पक्का ओके और अब the in SHM the maximum acceleration is given by जैसे आगे आगे पढ़ोगे ओमेगा स्क्वायर into k so what is the formula for maximum acceleration omega square into k where k is known as amplitude तो अगर a मैच अगर ये है और साथ में देखो a मैच अगर ये है क्या हम ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा q e नॉट बाय m मस्ट बी इक्वल टू क्या ओमेगा स्क्वायर e तो उससे a का आंसर कितना आ रहा है q e नॉट बाय m है तो ऑप्शन था आई थिंक दिस कैन बी द आंसर अच्छा सबको समझा अच्छा कौन बता सकता है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट दिस नॉलेज ओके
क्वेश्चन आता यस F को K into amplitude जो हमने ओरिजिनली देखा था proportional to K, तो A होगा x max, तो और K का वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर पता है, तो उसको कैसे ले जाते हैं? तो फिर डालेगा वो भी थिंग दैट इज आल्सो गुड यस। अब जस्ट इमेजिन करो कि मुझे चैप्टर ही नहीं आता, ये पर बेसिक ही एकदम बेसिक नॉलेज, बराबर पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी इतना नॉलेज नहीं, ना ही मुझे एसएसएम का नॉलेज, पर मुझे बेसिक नॉलेज और कॉमन सेंस मेरी थोड़ी ठीक ठाक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कुड हैव बीन यूज द डायमेंशन एनालिसिस, क्योंकि मैंने चारों ऑप्शन जब देखे तो चारों ऑप्शन के यूनिट्स मुझे अलग अलग दिखे। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन फॉर एग्जांपल है उसमें ई नॉट का स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन में ई नॉट बाय ओमेगा स्क्वायर, थर्ड में रूट आ गया और फोर्थ में क्या है क्यू ई नॉट बाय एम ओमेगा। मतलब कि इसमें डेफिनेटली एक ही ऑप्शन होगा जिसका यूनिट एम्पलीट्यूड के साथ मैच करे, विच इज डिस्टेंस। समझ में आया? तो अगर मैं चाहूं तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, यूनिट डाल के चेक कर सकता हूं कि मेरे साथ आंसर मैच हो रहा है नहीं। फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शन नंबर 1 देखो तो मुझे समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, q इनटू क्या e नॉट का स्क्वायर अपॉन नेक्स्ट क्या लिखा है m ओमेगा स्क्वायर। हां मैंने बोला वैसे थोड़ा नॉलेज तो होना ही, एकदम जीरो नॉलेज तो नहीं करेगा। तो q e नॉट का स्क्वायर को तुम्हें लिखना पड़ेगा q e नॉट इनटू e नॉट, क्योंकि ये तुम्हारा फोर्स बनेगा, समझा? तो फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, और e नॉट जो है दैट इज न्यूटन पर कूलम। समझ में आ रहा है? नाउ इफ यू आर स्मार्ट इनफ तो समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कूलम बचेगा नहीं बचेगा। अरे समझा? तो मतलब वो आंसर नहीं हो सकता गारंटी, क्योंकि नीचे में कूलम का कोई नाम नहीं है ना। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को तो डायरेक्टली रिजेक्ट करूंगा। सेकंड ऑप्शन को देखो q e नॉट, q इनटू e नॉट डायरेक्ट फोर्स बना, तो मतलब वो न्यूटन पक्का है, समझा? m क्या है तो ये kg होगा, ये तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय t मतलब ये 1 बाय सेकंड का स्क्वायर होगा, तो ये kg पर सेकंड स्क्वायर, पर न्यूटन लिटरली क्या है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैंसिल आंसर क्या है मीटर, ऑप्शन 2 है। This technique many of times has given the wonderful things जब क्वेश्चन सॉल्व हुआ ही नहीं, पर इसके लिए वही है प्रैक्टिस जब करोगे तो कई बार देखना जब भी कोई क्वेश्चन वेरिएबल में दिया होता है मैं हमेशा पहले ना क्वेश्चन सॉल्व के पहले ही डायरेक्ट ऑप्शन को लिखता हूं, हमेशा नंबर से तो कर ही नहीं सकते क्योंकि कोई मतलब ही नहीं। पर अगर वेरिएबल में जैसे 2025 का मैग्नेटिक इफेक्ट, इसके बाद हम जब चैप्टर करेंगे करंट के बाद वाला चैप्टर, उसका वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस ever asked in mains 2025, ओके इस साल में ज्यादा। और भाई जो क्वेश्चन बनाया था ना वो क्वेश्चन भाई कोई सॉल्व ना कर पाए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई सॉल्व ना कर पाए, तो उतना जबरदस्त। उसमें भी यूजिंग डायमेंशनल दो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं क्योंकि वेरिएबल में ऑप्शन, तो एटलीस्ट दो हो जा रहा है, समझ में आ रहा है? फिर लोगों ने वैसा सोच के तुक्का मारा तो एटलीस्ट अगर वो भी तुम्हारा सही हो गया तो तुम्हें 4 मार्क्स, तो लोगों ने वैसा भी किया। तो वही बता रहा हूं many of times dimension analysis बहुत बड़ा काम होता है, जैसे इस क्वेश्चन में भी डायमेंशन है आता है। ओके चल और कोई डाउट पक्का? let us solve one or two questions of dipole, then today we are starting with a new topic also flux हम चालू है। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है इन अ डाइपोल the mass m in a dipole, the mass m of the positive charge particle is half of the mass is
half of the mass of the negative charge particle. Negative charge particle. The two charges are separated by distance L. The two charges are separated by distance L. If the dipole is placed in uniform electric field E, if the dipole is placed in uniform electric field E, and it is given small oscillation, and it is given small oscillation, then angular frequency of dipole is given by option A under root of A into E by ml अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा है कैन यू टेल मी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी अच्छा क्या मैंने आप लोग को टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया है तो दिखा क्या दिखा था y अंडर रूट I by c आई थिंक ये क्या हुआ तो यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है T E by I ये होगा ना तो बेसिकली आंसर तो यही है उसको बस इस तरह से लिखा तो वी नो द आंसर बाय अंडर रूट ऑफ p by I प्रॉब्लम है I फाइंड समझा वो सिखाना है आपको I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सीखना पड़ेगा सो याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया
जिसको मैं MOI बोलता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज ऑलवेज अबाउट सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्या, सेंटर ऑफ मास। तो पहले तो सेंटर का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो इस इक्वेशन देखो, आई थिंक ये -q है, जैसा वैसे ये क्या +q, दोनों के बीच का डिस्टेंस l है दिया है। फिर मास ऑफ +q which is n, ऐसा बोला है, और फिर which is half of the नेगेटिव का मास। तो हाफ ऑफ द नेगेटिव का मास है, मतलब है -q को 2m क्यूब या n/2, मतलब जो क्वेश्चन दिया उसको समझना है। तो कैन यू टेल मी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करें, अगर इसका 2m है, इसका n है, तो किसी को इसमें से निकाल सकते हो, निकाल के बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पे आ रहा है। 2m/3 from ये दोनों 2l/3 small ये वाला 12/3 है, नहीं वो l/3 आएगा, ये l/3 है, ठीक। कैन यू से दिस इज 2l/3 and this is l/3। देखो यार ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, बट आई थिंक ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप x n - x लेके mx into वो डिस्टेंस भी इक्वेट करोगे तो भी हो जाएगा, है ना। ओके, तो ये हो जाएगा l/3, ये कितना हो जाएगा 12/3। नाउ दिस इज द आपका सेंटर ऑफ मास O, उसके बाद में क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द फार्मूला ऑफ I इज, याद रखो, द फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है बेटा, mr², स्मॉल r लिखता हूं, where r is the distance of the point with respect to the axis of rotation। हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं, तो अगर इस पे चार्ज पार्टिकल रखा या मास रखा तो उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना है, वो तुम्हारा r होगा हमेशा। अच्छा, दिस फॉर्मूला इज ओनली ट्रू इफ इट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, if it is a point object, if it is not a point object तो इंटीग्रेशन से पूरे शेप्स के निकालने हैं, ओके, वो अभी मैं नहीं सिखा रहा हूँ। सो क्या हो जाएगा 2m into l/3 का होल स्क्वायर प्लस n into 2l/3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो इट इज 2m l² y9 प्लस 4ml² y9। Can we say the answer is going to be 6ml² y9, which is equal to 2ml² y9, ठीक है। Once this is done, then the question is also done. W, that is omega, is equal to dipole moment, magnitude of charge into the distance q into L into E upon 2ml² by 3। एक L और एक L कैंसिल होगा, so the answer is going to be 3qE by 200। 3qE by 200 is the option right there। हो जाए तो बताना। अच्छा, कल तो रिजल्ट आ गया ना, तो कोई डिस्टर्बेंस या कुछ आपका स्कोर और आपके उसमें लगा है कुछ? लगा, ओके। ठीक है, बात है फिजिक्स एंड मीडिया। फिजिक्स एंड मीडिया क्या लगा? तो लास्ट 262 वाला था, तो उसमें प्रशांत सर ने वैसे तो बोला कि 260 भी एक्सेप्टेबल है, बट
नहीं गिरा है। ओके, कितने लोग लग रहा है ये हुआ है आपके रिजल्ट? 261 है। 261 आया था। ओके, बाकी किसी का कोई इशू? एग्जैक्ट आंसर क्या आया था? 262। एग्जैक्ट है नहीं, एक्चुअल आंसर 261.667 मीटर। तो राउंड ऑफ होके 262 ही होगा। बट वो पाई का जो वैल्यू लिया उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेशन अलग अलग आता है। अच्छा, 260 से 262 के बीच में। वैसा है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स find the position of points in surrounding of an electric dipole. Find the position of points in surrounding of an electric dipole. Bracket में short. Where the direction of electric field, where the direction of वापस बोल रहा हूँ, find the position of points in surrounding of an electric dipole. Bracket में short dipole. Where the direction of electric field is, where the direction of electric field is perpendicular to dipole moment. The direction of electric field is perpendicular to dipole moment. Option A. Option B. Tan inverse of √2. Option C. Tan inverse of 1/2. Option D. Tan inverse of 1/2. Try to understand the question. क्या बताना चाह रहा है? ठीक है, ओके। पहले क्वेश्चन समझना एक बार। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या बोला? आपका शॉर्ट डाइपोल है और साथ में क्या चीज बताई गई थी? बोलो। फाइंड द पोजीशन, मतलब ऐसी पोजीशन फाइंड करनी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अच्छा, किसके साथ परपेंडिकुलर है? डाइपोल मोमेंट के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट, बराबर।
अगर आपको याद होगा मैंने ऐसा डायग्राम आपको बनाया शॉर्ट डायपोल की वजह से -q + q ये सेंटर यहाँ पे कोई दिखा आपको वो बोल रहा है कि इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी ना वो ऐसी होगी ओके और आपको पता है कि ये आपका डायपोल मोमेंट होता है इस डायरेक्शन बराबर और आपको डायग्राम याद होगा ऐसा मैंने कुछ E1 लिखवाया था ऐसा आपको E2 लिखवाया था फिर ये मैंने अल्फा लिखवाया था याद है और ये आपको थीटा लिखवाया सब लिखवा रहे हैं सब सीधे करवा रहे हैं इसीलिए तो डेरिवेशन करवा रहा है अगर डेरिवेशन नहीं करवा आता तो फिर आपको समझता भी नहीं कि मैं क्या बता तो आपको डेरिवेशन याद होगा तो आपको समझेगा कि वो क्वेश्चन में जो डेटा है वो एक्चुअली में अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू दे रहा है जो कि आपकी मैग्नीट्यूड है तो आपका अल्फा प्लस थीटा कितना दिया है 90 तो समझ में आया देयरफॉर आपका अल्फा कितना होगा तो इधर हो जाएगा 90 माइनस थीटा तो ये थीटा था तो अल्फा आपका एक्चुअली में 90 माइनस थीटा होगा फिर क्या मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया कि tan अल्फा इज 1/2 टाइम्स tan थीटा दिया मैंने फॉर्मूला तो क्या tan अल्फा में अल्फा 90 माइनस थीटा डाल सकते हैं तो अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा tan ऑफ क्या 90 माइनस थीटा इज हाफ tan थीटा but what is tan of 90 minus theta cot theta is half tan theta but what is cot theta 1 by tan theta is half tan theta so tan square theta is equal to 2 so what is tan yes option D is correct theta is equal to tan inverse of okay So, today we are completing the part 2 of the chapter that is speed. So, force is done, speed is done, and we are moving to the last part of the chapter, and then the chapter will also be done. Okay? So, this अंदर में दिमाग मतलब ये से पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 फाइंड आउट करके बैठेंगे. ओके? चैप्टर 2 डेफिनेटली साल के बाद होगा या मे भी उसके पहले भी स्टार्ट हो सकता है. ओके? And you know part 3 electric flux. Part 3 electric flux. सबसे पहले as usual टॉपिक लिखने लिखो टॉपिक 1. So थर्ड पार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसका टॉपिक 1 है electric flux and its properties. Topic 1 है electric flux and its properties. Topic 2
concept of solid angle. Topic 2, concept of solid angle. Topic 3, Gauss theorem. Gauss. Gauss theorem. Gauss theorem and its properties. And its properties. Topic 4. Topic 4. Flux through Q. Topic 4. Flux through Q. Q नहीं बेटा, Q, C-U-B-E. Topic 5. Application of Gauss theorem. Topic 5. Application of Gauss theorem. Bracket में spherical shell, comma, spherical shell, comma, infinite line charge, comma, infinite plane sheet. और जो फिफ्थ है ना, फिफ्थ पॉइंट जहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, उसके बारे में स्टार मार्क कर दो. ओके, टेक्निकली द फिफ्थ पॉइंट से मतलब उसी से हमारा 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट है. और ये तीन डेरिवेशन जो मैंने लिखवाए ना, वहाँ ये तीनों डेरिवेशन बोर्ड्स के सबसे इम्पोर्टेंट है. ओके, तो जनरली जेई एडवांस बैच में दिक्कत ये होगी लास्ट क्लास में कि सर बोर्ड्स प्रिपरेशन कैसे करें, है ना. सो मैं जनरली क्या करता हूँ, हम जितने भी चैप्टर मैं करवाऊंगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी डेरिवेशन होंगे जो बोर्ड में आने वाले होंगे तो मैं पहले से आपको बोल दूंगा, तो आप उसके बारे में HSC लिख देना और कितने मार्क्स का डेरिवेशन आता है वो भी लिखवा दो. तो आपको एक टेक्निक बता देंगे कि यार ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में 4 मार्क्स. ठीक. ओके, दूसरी बात देखो, अभी है ना एज ऑफ नाउ तो तुम लोग को क्लास 12 की टेक्स्ट बुक मेरे पार्ट में 15-20 डेज के लिए जरूरत है, ओनली 15-20 डेज. तो जब तक मैं क्लास के 4th पार्ट तक हूं ना तब तक जरूरत नहीं, पर 5th पार्ट ऑनवर्ड्स तो मैं क्लास 12 की टेक्स्ट बुक भी चाहिए कंपलसरी. तो आप ऐसा समझ के चलो कि दिसंबर एंड तक यू हैव टू बाय द क्लास 12 फिजिक्स टेक्स्ट. ओके, पहली बात. दूसरा, अगर आपको चाहिए कि अभी बाय करनी है तो भी आपके लिए फायदेमंद है, मैं बता देता हूँ. द रीजन इज बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सर्कुलर मोशन. बराबर है, आपका सर्कुलर मोशन हो चुका है, सही बात है. और सर्कुलर मोशन चैप्टर आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा कहीं पे. कितने लोगों को पता है एनसीईआरटी में 11th की है सबके पास चैप्टर, टेक्स्ट बुक है सबके पास एनसीईआरटी. ये चैप्टर है ही नहीं वहां, बिकॉज ये चैप्टर को उन्होंने क्या किया पता है, 3 पार्ट में डिसइंटीग्रेट किया. 3 पार्ट. उसका यूसीएम है मोशन इन अ प्लेन. मोशन इन अ प्लेन जो चैप्टर है उसमें लास्ट में यूसीएम डाला. फिर बैंकिंग ऑफ रोड जो करवाया है वो आपको दिया है लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन. और वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है वो बहुत बाहर है. और तुम इसको अगर तुम एनसीईआरटी के पेज को फाड़ के एक चैप्टर बनाने का ट्राई भी करते हो तो 4-5 पेज से ज्यादा चैप्टर बनेगा. और आप अपने नोटबुक में देखिए 4-5 पेज का चैप्टर होगा भी नहीं. बराबर. तो दिक्कत क्या है कि चैप्टर है काफी कुछ करने लायक, बट एनसीईआरटी में एकदम
सरफेस लेवल पर पूछते क्वेश्चन बहुत होता है, सही बात है। तो अब दैट मीन्स ये चैप्टर यू कैन नॉट प्रिपेयर फ्रॉम एनसीईआरटी एट एनी कॉस्ट। तो तुम्हें कहाँ पे जाना पड़ेगा, कोई रेफरेंस बुक में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला द नंबर वन रेफरेंस बुक डेफिनेटली इज एचईडी 1 because the good part about एचईडी उसका सर्कुलर मोशन बहुत अच्छे से, इट्स अ गुड चैप्टर, ऑल्सो अ डूएबल चैप्टर। मतलब कि एचईडी वर्मा में चैप्टर जितना है उतना है, सॉल्व एग्जांपल लिमिटेड है, एक्सरसाइज इज वेरी मच लिमिटेड, रफली 25 से 38 क्वेश्चंस के बीच में ही होते हैं, है ना। तो मतलब तुम्हें सर्कुलर मोशन लगा दिया एचईडी का, बहुत हो गया, उससे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं टू बी वेरीफाइड। पर सर हमारा लेवल एचईडी तक नहीं पहुंचा है तो क्या, मतलब एचईडी भी टफ जा रहा है तो क्या, या एचईडी हो पा रहा है क्योंकि है 20-25 क्वेश्चन, पर एमसीक्यू नहीं हो पा रहा है तो क्या। तो इसलिए द नंबर 2 द बेस्ट रेफरेंस बुक इज योर एचएससी क्लास 12, बिकॉज़ इसने जिस वे में सर्कुलर मोशन दिया ना उतना अच्छा तो एज ऑफ नाउ रेफरेंस बुक में भी, क्योंकि एचएससी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है रोटेशनल डायनामिक्स। तो नाम रोटेशनल है पर स्टार्ट सर्कुलर से करता है, तो उसका फर्स्ट पूरा का पूरा हाफ, द एंटायर हाफ इज गिवन क्या, सर्कुलर पूरा, मतलब चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है इनसाइड। तो अब स्टार्टिंग किससे पढ़ोगे पता है, पूरा सर्कुलर और पूरा कट टू कट हर चीज दी है। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग वो करता है यूसीएम वाले पार्ट से, तो आप वो कैरेक्टरिस्टिक v इक्वल टू r होगा, फिर उसके सारे एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस कर देता है, at कर दिया, ar कर दिया, है सेंट्रीफ्यूगल टेंजेंशियल सब कर दिया। वो करने के बाद वो आता है कि अगर नॉन यूसीएम होगा तो क्या होगा, तो वहां पे वो सेंट्रीफ्यूगल का डिफरेंस बता देता है। ओके, फिर वो डिफरेंस का वो टेबल भी दे दिया है उन्होंने। उसके बाद तुम्हारे डिफरेंट सिचुएशन तो बैंकिंग ऑफ फ्लूइड हुआ, तो बैंकिंग ऑफ फ्लूइड के भी सिनेरियो जो केसेस है वो भी दे दिए। फिर और क्या हो सकता है, तो वॉल ऑफ डेथ है ना, वो सब दिया है, कॉन्वेक्स ब्रिज, कॉन्केव ब्रिज, वो सब भी बताया है। फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो भी एकदम डेप्थ में हर एक चीज उसके अंदर सॉल्व है। ऐसे करके उन्होंने एकदम प्रॉपर सेक्शन वाइज चैप्टर लिख के दिया है, इसीलिए बेस्ट तरीका सर्कुलर मोशन करने का इज इफ इट इज बी क्लास 12 की मतलब टेक्स्ट बुक पढ़ो, यू हैव टू रीड दैट टेक्स्ट बुक। अगर आपको सर्कुलर मोशन नहीं आता है तो आपको ये पढ़ना है, पढ़ने के बाद एमएसटी टीईटी के क्वेश्चन सॉल्व है। अब बोले क्या लेवल गिरा रहे हो, हम एडवांस बैच, हाँ सही बात तो सही है, बट फिर भी एडवांस बैच है, दैट डज नॉट मीन कि हम एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर सकते। और करके तो देखो, तुमसे अगर हो गए तो अच्छा है, तो जल्दी सॉल्व कर लो, और नहीं हुए तो रियलिटी चेक तो मिलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सॉल्व करो, द रीजन इज क्योंकि जो सीईटी की टेक्स्ट बुक या जो सीईटी का बुक मैं जो बोल रहा हूँ बेसिकली वो इसके साथ अलाइन, मतलब आप इसमें जो टॉपिक पढ़ोगे ना वही टॉपिक इसमें भी लिखा होगा, तो उसके ऊपर सारे एमसीक्यूज के अंदर कवर्ड है। दिस टेक्निक मैंने B2BC में बोली एंड इट इज गोइंग गुड फॉर देम, वेरी गुड फॉर देम। तो अगर आपको भी सेम वे में कोई भी चैप्टर जैसे इलेक्ट्रो भी करना है फॉर एग्जांपल, सेम कर सकते हो, क्लास 11 की टेक्स्ट बुक पढ़ना अगर आपने खरीदी हो तो। एसटीबी की बात कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी की टच करनी भी नहीं बोल रहा हूं, क्लास 11 की एसटीबी पढ़ो, जितना मैंने कर रहा है वो सब उसके अंदर सब, मतलब मैंने क्या क्या कर रहा है, कोर्स कर रहा है, पेड कर रहा है, टाइपो कर रहा है, फिर अभी क्या कर रहा हूं प्लस वो भी है, समझा। और जैसे वो करोगे फिर वापस क्या करना है, ठीक है भाई क्यों करना है, क्यों तुम्हें समझ आ जाएगा मैं टॉपिक कर रहा हूं, वो टॉपिक मुझे समझा भी है नहीं समझा। एंड देन जब ये सॉल्व करते होंगे ना तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती जाएगी, किसके लिए, अपने आप के लिए, सीडी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि तब रियलाइज होगा कि यार जो बच्चा सीडी में 185-190 लाता होगा वो क्या ही तो जबरदस्त बच्चा होगा कि इतने टफ क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन फिजिक्स को वो 50 में से 45-48 मारता है इन जस्ट 45 मिनट्स, मतलब ये तो मैं डे इज कर रहा बच्चा, और सच में ये होता है बिकॉज तुम 25 क्वेश्चन को सॉल्व करते हो जिसमें से भी सारे नहीं करते थे, तुम 60-70 लाते हो, चौड़े होते हो, बोलते हो मेरे इतने परसेंटाइल होंगे फिजिक्स में,
केम में, मैथ्स में, सही बात है। वो बच्चा बेचारा तो 1 मार्क लाता है, एक क्वेश्चन सॉल्व करता है तो 1 मार्क लाता है, तो उसको तो 99 क्रॉस करने के लिए फिजिक्स में 40 टच करना पड़ता है आउट ऑफ 50, और केमिस्ट्री में 42 से 44 टच करना पड़ता है। जस्ट इमेजिन करो, और वो भी 1.5 घंटे के अंदर, मतलब यार 1 आवर 30 मिनट्स में अगर वो बच्चा 90 प्लस ला रहा है, मतलब ही सॉल्विंग 90 क्वेश्चन, तो उसका कितना स्पीड होगा, जस्ट इमेजिन, मतलब उसका प्रोसेसिंग पावर कितना स्ट्रांग होगा। और हम तो 3 घंटा साथ में पेपर मिलता है, हम तो सेक्शन में कहीं पे भी घूम सकते हैं, वहां तो तुम घूम भी नहीं सकते, तुम्हारा फिजिक्स कैंप के अंदर ही घूमना है, क्योंकि मैथ्स तुम्हें पहले नहीं देते। उनका टाइमलाइन क्या है, 9 बजे पेपर चालू हुआ, 10:30 को खत्म हुआ, तब तक तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री कर सकते हो, मैथ्स चालू नहीं होता है। फिर 10:30 को पेपर अटेम्प्ट खत्म होता है, फिर 5 मिनट का ब्रेक होता है, फिर मैथ्स चालू होता है। अब मैथ्स का पेपर तुम्हें बने तो सही है, ना बने तो भी तुम मैथ्स में घूमोगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो समझेगा कि कितने सारे जेई के पीवाईक्यूज एज इट इज किसमें आया है, सीईटी में एज इट इज, उठा के डालिए। इसीलिए whenever the chapter is going low, जब भी कोई चैप्टर वीक हो जाए ना, कुछ भी नहीं करना, आपके लिए ऑलरेडी सब चीजें रेडी। सबसे पहले वो चैप्टर को पढ़ो, कहां से पढ़ोगे आप बता दिया, कहां से पढ़ोगे, एनसीईआरटी को बोल जाओ, कहां से पढ़ोगे, ये मैं फिजिक्स के बताऊं, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए नहीं बता, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़नी है। हमारी स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ो, डिटेलिंग भी ज्यादा है, कोई चैप्टर में इतनी ज्यादा डिटेलिंग है जो एनसीईआरटी में भी नहीं, तो डिटेलिंग ज्यादा वो पढ़ो, सबसे पहली बात। दूसरा क्या करोगे, सीडी के रिवाइज करो, वो बुक चाहिए तो ग्रुप पे भेजता हूँ, B2 B3 को भेजी हुई है, आपको भेज के रखता हूँ, डाउनलोड करके रखो, पार्ट 1 भेजूंगा, पार्ट 2 बाद में भेजूंगा, समझ में आया। तो पार्ट 1 की बुक को सॉल्व करो एंड देन ट्रस्ट मी 5 दिन फॉलो करो इस चैप्टर को अच्छे से। अगर तुमने वो फॉलो किया तुम्हारा चैप्टर अलग लेवल पे होगा, पर फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, ये हो जाए ना फिर करो जेई के डिवाइस, कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर दिस डू इट, तुम्हें वो सिंक भी हो जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा मुझे चैप्टर कुछ भी नहीं आता, हाँ, पर मैंने बोला वैसे डायरेक्टली इसको सॉल्व करने मत बैठो। और दूसरा, जब पढ़ रहे हो ना वो टेक्स्ट बुक से, तो पढ़ते पढ़ते अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये भी एक चीज याद रखो। तुम अगर ऐसा सोचते हो कि मेरे पास ऑलरेडी नोट्स रेडी है तो मुझे नोट्स नहीं बनाने, वो नहीं चाहिए, भले से वो चैप्टर मैंने पढ़ा है, अनिल सर ने पढ़ा है या मोहित सर ने पढ़ा है। If you are reading something, you have to make notes. That's the way you have to do it. समझ में आया? ठीक है? So मैंने इसलिए बता दिया था, तुम्हें 12 की टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ेगी, so 15-20 दिन में कभी भी ले सकते हो, ठीक है? Now we'll start with electric flux. Okay? Topic 1 लिखो, electric flux and its properties. Electric flux and its properties. Point by लिखना बेटा. The electric flux through a surface inside electric field electric flux through a surface inside electric field represents the total number of electric lines of force represents the total number of electric lines of force crossing the surface. Electric lines of force crossing the surface. Next one. It is a scalar quantity. It is a
scalar quantity and it can be positive comma negative or zero. Positive, negative or zero. Third, its formula: electric flux phi is equal to E into S into cos theta. Therefore, phi is equal to E vector dot S vector. E vector dot S vector, where S vector is equal to area vector which is perpendicular to surface or plane of the coil, theta, angle between E vector and S vector. Angle between E vector and S vector. Diagram draw. अभी उसी पे तो मैं अभी आऊँ, अभी आपको ही कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। चल, मैंने कुछ लिखवा दिया अबाउट द फ्लक्स, और जब आप लिख रहे थे तो शायद आप पढ़ भी रहे हैं। मैं बोल रहा था तो दिमाग में जा ही तो रहा है ना। तो चल, क्या समझते हो फ्लक्स के बाद? आपके हिसाब से फ्लक्स है क्या? What is electric flux? बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो कितनी पास हो रही है ऑब्जेक्ट के सरफेस। ओके, फ्लक्स, ओके, फाइन। और कोई कुछ बताना चाहेगा अबाउट द फ्लक्स? पर्टिकुलर एरिया में कितनी इंटेंसिटी होता है, ठीक है, ओके, सेम intensity. So flux is equal to intensity. Yeah, no. Intensity equal to proportional. Intensity is proportional to flux. Proportional. ठीक है. Let us say assume करो कि आज सुबह
उठे, जल्दी उठे और let us assume that you wake up at 5:30. ठीक है? So this is a good assumption because this is assumption. So ठंडी मौसम में सुबह 5:30 बजे मान लो तुम let us assume that you have a window at your home. Window AC window. You have a window at home. And let us say वो window में से सन रेज आते आपके घर पे. Let us assume. अच्छा मैं भी assumption ऐसे ले रहा हूँ because we are in मुंबई स्पेस की थोड़ी कमी है. तो घर पे विंडो नहीं होता, विंडो होते हैं तो सनरेज नहीं आती. पर let us assume that कि विंडो भी है, विंडो में से सनरेज भी आ रहा है, आप सुबह 5:30 बजे उठे, ये तीनों चीज एक साथ हुई आपके घर में, ठीक? और आप उठ के जब विंडो की तरफ देखते हो तो सुबह 5:30-6 बजे की जो सूरज की किरणें हैं वो बाहर से आपके घर के अंदर एंटर होगी और आपको सुबह सुबह एक ख्याल आता है कि लेट मी काउंट द नंबर ऑफ sun rays passing through that window and by any means मैंने कुछ तो अपना दिमाग लगा के वो संदेश को काउंट कर लिया. उस चीज को हम बोलेंगे लाइट फ्लक्स. उस चीज को हम क्या बोलेंगे लाइट फ्लक्स बिकॉज टेक्निकली तुमने काउंटिंग इसके बारे में करी है कि जो लाइट आ रही थी, जो संदेश आ रहे थे, वो एक विंडो के एरिया में से कितने पास तो समझ में आया. तो जब आपने उसको काउंट किया और वो टोटल नंबर जो आया वो तुमने बोला प्लस, पर उसको लाइट रखना, समझा? वैसे ही हम यहाँ पे क्या समझने का ट्राई कर रहे हैं कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में फील्ड बनाए. अगर वो जो फील्ड बना रहा है उसके बीच में अगर आपने थोड़ा सा एरिया कंसीडर किया या कोई भी एरिया कंसीडर किया, उस एरिया में से कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, इफ यू कैन काउंट दैट, तो वो क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे बेटा फ्लक्स. तो फ्लक्स इज एक्चुअली अ सिंपल वर्ड्स में जो डिफाइन किया वो क्या डिफाइन किया, इट इज नथिंग बट अ नंबर. इट्स अ नंबर लाइक अ 50, 100, 20, 200 and so on. So it's a number because it is the number of field lines passing through the area. That's it, nothing else. Because it is a number, the number is a scalar. So उन्होंने क्या डिफाइन किया, फ्लक्स इज अ विच क्वांटिटी बराबर. ये सब चीजें जब इन्वेंट हो रही थी ना तब लोग लिखते जा रहे थे, तो उन्होंने लिखना चालू किया फ्लक्स ये है, फिर सेकंड का लिखा फ्लक्स इज अ विच क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, लिख दिया. लिखने के बाद पूछा किसी ने कि तो बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला डिफाइन करिए. तो बोले वो फ्लक्स स्केलर है तो फ्लक्स किस पे डिपेंड है, तो पहले लिखा मैं बेसिकली हम किसके बारे में फ्लक्स डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, तो दिमाग में आया इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो डिपेंड करना ही थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा डेंस होगी फ्लक्स भी उतना ज्यादा हो सकता है और जितनी ज्यादा कम होगी उतना फ्लक्स भी कम होगा. सबको समझा, तुमको समझ में आ गया. जैसे तुमने बोला फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्या सबको समझा? फिर सेकंड आया कि सर मैं विंडो कैसी लूं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. अगर विंडो छोटी लूं तो कम लाइन आएंगे, विंडो बड़ी लूं तो ज्यादा लाइन आएंगे. आया ना? तो कॉमन सेंस है किस पे डिपेंड करना है, एरिया पे. तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, एरिया. तो सबसे पहले किस पे डिपेंड कर रहा था, फील्ड. सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा था, एरिया पे. और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उन्होंने मल्टीप्लाई करके रख दिया, तो फ्लक्स इज इक्वल टू लिख दिया. क्या लिखा, फील्ड इनटू क्या एरिया. थर्ड डेफिनेशन डन. ये जैसे खत्म हुआ तो वहां पे जो साइंटिस्ट की कमिटी थी जो लिख रही थी उसमें से एक ने हाथ ऊपर किया कि एक दिक्कत है यहाँ पे, हमने पहले ना डेफिनेशन दे दी है फील्ड इज वेक्टर. फील्ड क्या है, हमने डिफाइन भी कर दिया फ्लक्स इज स्केलर. हमने ऐसी पेन में लिखा है तो मिटा भी नहीं सकते, ये हिस्ट्री की बुक में जाएगा आगे यहाँ, अब मिटा नहीं सकते, एक ही बार लिख सकते. तो फ्लक्स स्केलर डिफाइन हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिफाइन हो चुकी है और एरिया बचपन से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. एरिया इज अ स्केलर. सही बात है. तुम कभी भी स्कूल में ऐसा नहीं पढ़े हो we have found that the square is going in north direction with the area. सही बात है. नहीं कहाँ तुम क्यों सर्कल का एरिया बाहर स्क्वायर ए कैप ऐसा नहीं लिखते ना, अभी तक समझ लिखे. पर देन दिक्कत क्या होगी अगर आपको थोड़ा सा माइंड समझा होगा कि एक स्केलर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा वेक्टर ही बनता है हमेशा, बिकॉज
2i cap is vector. So 2 is scalar, I cap is vector, but answer is always a vector. So अब दिक्कत क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एरिया स्केलर है, तो आंसर तो वेक्टर ही होगा, पर फ्लक्स स्केलर है। तो वहां पे हमने क्लॉज डाल दिया। अब से इस मोमेंट ऑनवर्ड एरिया वेक्टर क्या क्लॉज डाला? अब से इस मोमेंट से एरिया क्या बनेगा? तो अब से फिजिक्स में एरिया वेक्टर है, स्केलर नहीं। So area is a which quantity? Basically, many of times समझना है कैसे? Many of times चीजें जैसे आगे जाती है ना, तो तुम्हें जब जरूरत पड़ती है ना, तो हम अपने हिसाब से चीजों को चेंज करते हैं। That's how invention works. That's how invention works. So उनको समझ गया कि मुझे एरिया वेक्टर डिफाइन करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? Because अगर मैं एरिया को वेक्टर डिफाइन करूं तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर बनेगा। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बनेगा, पर मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं? डॉट। तो उन्होंने क्या बोला? एरिया को वेक्टर बनाएंगे और बीच में क्रॉस केवल डाल देंगे डॉट। जैसे डॉट डाला तो तुरंत ही आ गया अच्छा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज पार्ट। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? पाई इक्वल टू क्या? ई ए क्रॉस थीटा। जो मैंने बोला बहुत बढ़िया, ठीक है, एरिया वेक्टर है। दूसरे साइंटिस्ट ने बोला था एरिया वेक्टर है, बताओ डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन तो देना पड़ेगा, वेक्टर का विदाउट डायरेक्शन क्या होगा? तो लोगों ने सब सोचा, बोला कि एक काम करते हैं, अब डायरेक्शन देंगे कैसे, क्योंकि वो तो प्लेन है। तो उन्होंने बोला प्लेन का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। तो डायरेक्शन के लिए क्या डिफाइन किया? प्लेन का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। इसीलिए अगर ये प्लेन है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? एरिया वेक्टर। वहां पे दूसरा साइंटिस्ट था, वो हंस रहा था, बोला क्या पागल कुछ भी बना रहे अपने हिसाब से। बोला रुको, अगर परपेंडिकुलर है तो प्लेन का एक थोड़ी परपेंडिकुलर होगा भाई। कितने परपेंडिकुलर होंगे? दो तो होंगे। एक कौन सा होगा? अपवर्ड, दूसरा क्या होगा? डाउनवर्ड। तो क्या दो डायरेक्शन है उसके? तो देखो हम तो सीधे इन्वेंट करने लगे, आया ना? अभी लिख देते हैं, आगे जाके जो सर पढ़ाने वाले होंगे फिजिक्स में वो देख लेंगे अपना। ओके, तो वहां पे उन्होंने डिफाइन कर दिया एरिया वेक्टर है, पर वो भी डिफाइन कर दिया डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पर कौन सा वो डिफाइन नहीं किया, वो चलेंगे। वो किसके लिए छोड़ दिए थे? हमारे लिए। तो अभी हमें डिफाइन करना है कि एरिया वेक्टर क्या है। ओके, ना सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर दीजिए। देखो, कंसीडर करो ये रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड से आ रही है, यहाँ से एंटर हो रही है, और यहाँ पे ये विंडो है इतना बड़ा, ठीक है? ये ऐसे लाइंस आ रही है और ये इतना ही मेरे हाथ में कॉइल, दिस इज द कॉइल। और अज्यूम करना यहाँ पे मुझे आपको थिकनेस दिख रहा हो, बट इट्स अ सिंगल पेज, इट्स अ वेरी वेरी थिन प्लेन। गॉट आइडिया? ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर दे। इफ आई कीप द प्लेन लाइक दिस, क्या इसमें से इतने प्लेन में से सारी फील्ड लाइंस पास होगी? अरे सारी मतलब वैसे सारी नहीं होंगी, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, यहाँ से आ रही वो सारी नहीं होंगी, पर इसमें से कैन वी से इस प्लेन में से इस ओरिएंटेशन में मैक्सिमम फील्ड लाइन पास होगी? हाँ या ना? ठीक है, अगर मैंने ऐसा रखा मिनिमम नहीं, जीरो पास होगी, कैसे पास? तुम समझते हो ना? पास होगी लिखा बेटा, यहाँ से पास होगी, कैसे बात करोगे? तो ये नहीं, यहाँ से जाओ पास हो सकते हो क्या? इस लाइन में से लाइन आएगी तो यहाँ से टकराएगी ना, तो पास कैसे हो सकती है? पासिंग मतलब समझते हो बेटा, ये खाली स्पेस है, उसमें से लाइन पास हो सकती है। अगर ऐसा रुको तो पास हो सकती है नहीं। अब यहाँ पे कितना था? मैक्सिमम। यहाँ पे कितना था? 0। अब यहाँ से मैं ऐसे टिल्ट करना स्टार्ट करूँ तो कम होगी? पक्का? क्यों कम होगी? जैसे इमेजिन करो यहाँ से लाइन आ रही है, अभी यहाँ से पास हो रही है ना, जैसे मैंने इसको टिल्ट कर दिया तो ये वाली कर दी जाएगी ना, लाइक फिजिक्स। समझ में आया? समझा? तो अगर यहाँ पे मैक्स है, जैसे इसको मैं ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ तो क्या फील्ड लाइन कम हो रही है? और जैसे इसको हॉरिजॉन्टल बनाना, क्या 0 हुई? चलो लास्ट, जैसे मैंने ऐसा रखा, कैन वी से इसका एरिया वेक्टर ऐसा हो? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा अपना ऐसा अज्यूम करते हैं, ठीक है? एरिया वेक्टर ऐसा है, क्या फील्ड लाइन भी ऐसी है, मतलब फील्ड भी ऐसा है? लुक एट
vector direction and let me know. If this is the area vector and this is also the field, what is the angle between the area vector and the field? Zero. Pakka. What is cos 0? If cos 0 is 1, then क्या plus is e into a? क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू है? और तुमने बोला ना plus is maximum. अगर मैंने ऐसा रखा तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा हो सकता है, तो थीटा कितना आया? थीटा 90 cos 90, तो प्लस की वैल्यू तो मैंने यहाँ से 0 दिया, तो डेफिनेशन के साथ सही आ रहा है, सही नहीं है? So whatever we have devised is working for us, yes or no? Hence the formula is true. Flux is equal to क्या डिफाइन किया? A cos 2 मीटर सर एरिया वेक्टर मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, ऐसा बना सकता हूँ, तो कुछ रूल जैसा है क्या? तो रूल है, दो रूल है. एज ऑफ नाउ मैं 2D प्लेन का रूल सिखाऊंगा, फिर 3D का मैं बाद में सिखाऊंगा. 2D का रूल बहुत सिंपल है. इफ द 2D प्लेन इज देयर देन जनरली हम एरिया वेक्टर वो बनाते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है. किसके डायरेक्शन में हो? Generally we try to make the angle acute rather obtuse. आपने देखा कौन सा एंगल बनाने का ट्राई करेंगे? या तो obtuse. जैसे मैं एरिया वेक्टर इसे बना सकता था, पर उस केस में ई वेक्टर और उसके बीच में obtuse होता था, हम उसको अवॉइड करते हैं 2D से. कौन से प्लेन में? 2D से. या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी ना, तो उसी डायरेक्शन की तरफ एरिया वेक्टर बना. That's the convention. Are you able to understand this? आपको समझ में आ रहा है? So that's the convention जो मैंने कहा. 3D में definitely we have a sign convention, वो मैं बताऊंगा. और जो sign convention लिखा होगा उसी से उसका भी आंसर आएगा. प्लस नेगेटिव क्यों है, प्लस पॉजिटिव, वो भी मैं सिखाऊंगा. प्लस नेगेटिव क्यों है और प्लस पॉजिटिव मैं वो सिखाऊंगा. तो आई प्रॉपर्टी में वो तुरंत आता है. ये समझा? प्लस 0 क्यों है वो भी मैं सिखाऊंगा. तो तीन पॉसिबिलिटी है, प्लस कैन बी पॉजिटिव, प्लस कैन बी 0. अच्छा, उसका आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज पूछना चाहता हूँ. एनर्जी वेक्टर है या स्केलर? एनर्जी वेक्टर है या स्केलर? अगर स्केलर है तो क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने नेगेटिव डिफाइन किया था? कैन बी डिफाइन एनर्जी एज नेगेटिव? कैन बी डिफाइन एनर्जी एज पॉजिटिव? कैन बी डिफाइन एनर्जी एज 0? तो क्या स्केलर को हम पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 डिफाइन कर सकते हैं? यस. तो हम प्लस को डिफाइन कर सकते हैं, हम कर सकते हैं. पर हाँ, देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड. कोई रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से हम नेगेटिव डिफाइन करें. तो उसका रीजन इज एसोसिएटेड विद द चार्ज, क्योंकि चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज इज तो है साइन कन्वेंशन. तो हम उसके ऊपर आए. बोलो सर. वैसे आपने बोला ना, अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, प्लेन ऐसा है, तो ऑब्वियस एंगल ही बनता है ना. अगर इफ वी टेक द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं उसी पे आ रहा हूँ. तुम चाहो तो दोनों एंगल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है. आंसर फिर भी सेम ही आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड कैसे है, सिंपल. और 2D प्लेन में कोई दिक्कत नहीं है. 2D प्लेन में ना साइन का कोई दिक्कत नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड ही हमें चाहिए था. 3D में सही रहता है. 3D प्लेन में वी विल रिक्वायर द मैग्नीट्यूड के साथ साइन, मतलब प्लस है या माइनस, तब दिक्कत है. तो मैं बता दूं. ये क्लियर? ठीक है. लास्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं टू अंडरस्टैंड एंड फाइनली प्लस पे मोहर बनने के लिए. दिस के मैं दे रहा हूं. द एग्जांपल व्हिच आई एम गिविंग इज नॉट गुड, पहले से बता दूं. तो मेरे पे आके करना नहीं क्या बकवास एग्जांपल, ठीक है? बट दिस व्हाट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल यू विल नॉट फॉरगेट. ओके. महाभारत सुना है? महाभारत कोविड के टाइम पे सब लोग देखते थे. बहुत लोगों ने देखा होगा. अगर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो शायद अगर स्टोरी सुनी हो तो पता होगा कि लास्ट में महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था. कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत सारा जब युद्ध चला था तो उसमें कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह के पास एक वरदान था. उस वरदान का नाम था इच्छा मृत्यु. क्या नाम था? व्हाट इज इच्छा मृत्यु? वो चाहे तब मर सकते हैं. याद है? तो टेक्निकली लास्ट में जब वो लड़ रहे थे तो उनको लड़ते इतने ज्यादा एरोज लगे थे, तो लास्ट में लिटरली इट फेल ऑन द एरोज. तो अगर आपने वो महाभारत देखा है या उसका इमेज देखा है तो इट इज लाइक ही इज lying on the arrows.
तो एरोज ऐसे है वर्टिकल एंड इज लाइंग ऑन द एरोज, समझ में आया? उसको बांड एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सो ये सरफेस एरिया हुआ, एरोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हुए, so it passes through the number of free lines. समझ गया? Disclaimer, I think you got it. और मैं पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ, but I think electric flux is this, and though this concept looks very vague and very bad, because ऐसा है कि क्या फालतू चीजें हैं, but इससे बहुत सारी चीजें आप डिराइव कर सकते हो, वही अभी नेक्स्ट लेक्चर में, ओके? चल नेक्स्ट